हम इंसान जब प्लेनेट अर्थ पर आए तो हम अकेले थे। सदियों तक हम जंगलों और सहराओं में भटकते रहे। फिर हमने अक्ल को इस्तेमाल करके दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाकर इस प्लेनेट को फतह कर लिया। जब हम इस दुनिया से थक गए तो हमने ऊपर आसमान पर मोतियों की तरह चमकते सितारों और प्लैनेट्स को देखकर सोचा कि हम जिसे देख सकते हैं वहां हम जा भी सकते हैं। ग्रीक यानी यूनानी जुबान में चांद की देवी को आर्टिमस कहते हैं, जो कि अपोलो की बहन थी। कितना शानदार नाम है। अपोलो प्रोग्राम जो चांद पर पहली बार इंसानों को लेकर गया था, आर्टिमस इसकी वो बहन है जो अपने बड़े भाई की लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अब नासा सिर्फ 1969 के बाद पहली बार इंसान को चांद पर नहीं भेज रहा, बल्कि आर्टिमस प्रोग्राम सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है। इसका एक मकसद ये है कि एक परमानेंट लूनर बेस बनाई जाए, यानी चांद पर हमारा एक मुस्तकिल ठिकाना जो हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहे। एक ऐसा स्टेशन तैयार करना जो कि मार्स तक हमें ले जाने में हमारी मदद करे। लेकिन चांद तक पहुँचने के लिए नासा को सबसे पहले अपनी नई टेक्नोलॉजी को इंसानों के बगैर रोबोट्स की टेस्ट ड्राइव लेने की ज़रूरत थी, जिससे पता चल सके कि इंसानों पर सोलर रेडिएशंस का असर किस तरह से होगा और रास्ते में कैसी मुश्किलात पेश आएंगी। एक मिशन पर इतने ज़्यादा लोगों के साथ नासा को मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि उन्होंने इस लॉन्च की तारीख को 2017 से 2018, फिर 2019 और आखिरकार 19 अगस्त 2022 तक बढ़ाते गए। क्या ये स्पेस को एक्सप्लोर करने के एक नए दौर की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आर्टिमस 1 किस हद तक कामयाब होगा। एक स्पेस शटल ऐसा स्पेस क्राफ्ट या ऐसी खलाई गाड़ी होती है जो इंसानों को स्पेस में ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब तक का सबसे लेटेस्ट स्पेस शटल ओरियन नासा के इस प्रोग्राम के कौन कौन से ख्वाब पूरे करने में मदद करेगा, आइए जानते हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम एक इंतहाई ताकतवर रॉकेट लॉन्च गाड़ी है जिसे 2011 से नासा तैयार कर रहा है। इसका मकसद इंसानों को सोलर सिस्टम से इंटरस्टेलर स्पेस की रिसर्च के लिए ले जाना है। आर्टिमस 1 नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम का पहला कदम है, जिसका काम एक बहुत बड़ी गाड़ी ओरियन कैप्सूल को स्पेस में ले जाना है। आर्टिमस 1 एक ऐसा स्पेस मिशन होगा जिसमें अभी इंसान नहीं जाएंगे। एक ओरियन शटल जिसमें अभी इंसान नहीं जा रहे 6 इंसानों के क्रू को स्पेस में ले जाने की सलाहियत रखता है। ये सोलर पैनल एक सेल्फ डॉकिंग सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक लॉन्च सपोर्ट सिस्टम से माला माल है, जो ऊपर जाते हुए किसी तबाहकुन फेलियर की सूरत में अंदर मौजूद लोगों के मॉड्यूल को निकालने के काबिल है। आर्टिमस 1 मिशन 25 दिनों तक चलेगा। इन 25 दिनों में से 6 दिनों तक ये चांद के ऑर्बिट में गुजारेगा। चांद जिस डायरेक्शन में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। नासा के लेटेस्ट आलात की जांच के अलावा आर्टिमस 1 में 10 क्यूबिक सेट्स का एक पेलोड भी मौजूद है, जिसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो चांद पर कुछ टेस्ट करेंगे। इनमें से एक सैटेलाइट को चांद पर मौजूद बर्फ़ की तलाश के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूँ तो ये बहुत कुछ करने के काबिल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे प्रैक्टिकली बड़े कारनामे करते देखे बगैर हकीकत में इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। फ्यूचर के आर्टिमस मिशन जो कि अभी ज़्यादा दूर नहीं, उनमें इंसानी क्रू को भेजा जाएगा, लेकिन आर्टिमस 1 बगैर किसी क्रू के जाएगा। ठीक है, इंसानी क्रू के बगैर, लेकिन इस शटल में कई मुसाफिर होंगे जो कि इंसान नहीं। इनमें से एक कैप्टन मोनिकन कैंपोस है, जो कि रेडिएशन के सेंसर से लैस एक इंसान की तरह दिखने वाली डमी है, और साथ में 2 फैंटम्स भी मौजूद हैं जिनकी शक्ल औरतों के जिस्म की तरह है। इन फैंटम्स और कैप्टन को कंपनी देने के लिए स्नूपी और शॉन द शीप मौजूद हैं। इस क्रू में कैप्टन कैंपोस और फैंटम्स के पास अहम काम होंगे। कैप्टन कैंपोस ने वही सर्वाइवल सिस्टम ओरियन क्रू का सूट पहना हुआ है जो फ्यूचर के मिशंस पर एस्ट्रोनॉट्स अपने सफ़र के दौरान पहनेंगे।
औरतों की तरह दिखने वाले 2 फैंटम्स को ऐसे बनाया गया है जैसे कोई इंसानी जिस्म हो। इसमें आर्टिफिशियल सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज भी बनाए गए हैं। एक फैंटम को एस्ट्रोनॉट रेडिएशन सूट पहनाया गया और दूसरा तजर्बे के तौर पर बगैर किसी सूट के है। नासा फ्यूचर के आर्टिमस मिशंस पर मर्दों और औरतों दोनों को भेजने का इरादा रखता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि मर्द और औरतों दोनों के लिए स्पेसिफिक सेहत के ख़तरात के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। ये प्रोग्राम फ्यूचर के क्रू को ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाएगा, जहां उन्हें सख्त सोलर रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा। नासा को उम्मीद है कि फ्यूचर में इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए ये तजर्बा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आर्टिमस 1 कामयाब हो जाता है तो नासा के पास नियर फ्यूचर के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आर्टिमस 2 जो कि 2024 में लॉन्च होने वाला है, चांद के फ्लाई बाय पर 4 लोगों के क्रू को लेकर जाएगा। आर्टिमस 2 चांद से 16,000 किलोमीटर दूर तक का चक्कर लगाएगा। इससे ज़्यादा दूर किसी ने भी पहले कभी सफ़र नहीं किया। 2025 में आर्टिमस 3 और 4 लोगों को चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा, जिनमें से 2 एस्ट्रोनॉट चांद के साउदर्न पोल पर उतरेंगे। ऐसा भी पहली बार हो रहा होगा जब कोई एक फीमेल एस्ट्रोनॉट चांद पर अपना पहला कदम रखेगी। 2025 ज़्यादा दूर नहीं। जिन एस्ट्रोनॉट्स ने इस मिशन पर जाना है वो पहले से ही इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाएंगी। 2027 में नासा लूनर गेटवे की तरफ अपना पहला मॉड्यूल भेजने का इरादा रखता है। गेटवे एक परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसमें दूसरे स्पेस क्राफ्ट के लिए डॉकिंग पोर्ट्स भी होंगी और इंसानों के रहने के लिए हेलो नामी एक कॉलोनी भी होगी। कुछ सालों बाद नासा चांद के साउथर्न पोल पर शेकेल्टन क्रेटर, जो कि चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा है, उस पर आर्टिमस बेस कैंप बनाने का इरादा रखता है। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ बर्फ़ से पानी बनाने और मिनरल रिसोर्सेज दोनों को हासिल किया जा सकता है। ये एक परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए एक ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर क्रू के 4 लोग 1 महीने के लिए आराम से रह सकते हैं। नासा एक ओपन टॉप लूनर टेरेन व्हीकल या LTV तैयार करने का भी इरादा रखता है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स चांद की टेढ़ी मेढ़ी सरफेस पर बेस कैंप से 20 किलोमीटर से दूर तक का चक्कर लगा सकते हैं। ज़्यादा देर तक चांद की ज़मीन पर रहने के लिए नासा एक प्रेशराइज्ड रोवर बनाने का भी इरादा रखता है, जो एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस सूट के बगैर अंदर रहने की इजाज़त देगा। अगर ये सब आपको एडवेंचरस लगता है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे जैसे चांद पर हमारे मुस्तकिल ठिकाने रोबोट्स और इंसानों की मौजूदगी में बनना शुरू हो जाएंगे, फ्यूचर में चांद पर और ज़्यादा लोगों के लिए जगह बनती रहेगी। हो सकता है कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब हो कि आप भी कभी आर्टिमस 20, 40, 50 या 60 पर चांद पर जा रहे हों। इस मिशन के हवाले से नासा लोगों से एक सवाल पूछ रहा है कि अगर आप चांद पर गए तो आप वहां से क्या लाएंगे। आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर #NASAMoonKit का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब अपनी तरफ से दे सकते हैं। एक हैरानकुन बात है कि अचानक इतने सालों बाद दोबारा चांद पर जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। आइए इसके पीछे असल वजह को जानते हैं। असल वजह अमेरिकी हुकूमत की तरफ से फंडिंग है। अमेरिका जानता है कि उसके मुकाबले में दूसरे ताकतवर मुल्क स्पेस की तरफ अपनी रिसर्च को बढ़ा रहे हैं, जिनमें चीन का चांद पर जाने का मंसूबा भी शामिल है। ये तेजी से आगे बढ़ने की एक रेस बन चुकी है और अमेरिकी हुकूमत इस बात को समझती है कि सुपर पावर का टाइटल अपने पास रखने के लिए ज़रूरी है कि इस रेस में भी वो सबसे आगे हों। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इस मिशन का मकसद सिर्फ चांद पर रहना नहीं बल्कि वहाँ पर एक ठिकाना बनाना है जो फ्यूचर में मार्स पर जाने के लिए हमारा एक स्टेशन हो। 2029 में नासा ब्लॉक 2 को इंट्रोड्यूस करवाएगा, जो कि स्पेस लॉन्च सिस्टम का एक और भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, जो मार्स पर ओरियन स्पेस शटल भेजने के मुकम्मल तौर पर काबिल है। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होता है तो नासा 2030 के बाद किसी भी वक्त मिशन मार्स को मुकम्मल करने का इरादा रखता है। ये सिर्फ 10 साल ही दूर है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते को आसान करना पड़ेगा, जिसका पहला कदम
आर्टिमस 1 है। आर्टिमस 1 स्पेस को एक्सप्लोर करने के सुनहरी दौर की तरफ एक छलांग हो सकता है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब आर्टिमस 1 का इंजन चांद पर पहुंचकर बंद हो जाएगा, मैं तमाम न्यूज़ हेडलाइंस और अपडेट्स को देखने के लिए अपने कंप्यूटर या मोबाइल के साथ चिपक जाऊंगा। वो वक्त दूर नहीं जब हम दूसरी दुनियाओं में खुद सफ़र कर सकेंगे। अगर ये एक ऐसा ख्याल है जो कि आपको पुरजोश करता है, तो आप यकीनी तौर पर इसके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास मुस्तकबिल में आर्टिमस और स्पेस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होगा। इसीलिए अगली बार मिलने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।